हाँ जी, ये वाली जो हमारी वीडियो है ये हमारा पंजाब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं स्टैटिस्टिक्स के उसका पार्ट 2 है। ठीक है, कल पार्ट 1 किया था जिसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, बाकी के 10 क्वेश्चन और हैं जिसको हम लोग आज पार्ट 2 बनाकर करने वाले हैं। ठीक है, कल वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? प्लीज बताएं एक बार, देन वी विल गो अहेड। चलिए जी, 15 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। ठीक है, लास्ट के 10 क्वेश्चन आज हम लोग करते हैं। चलो 13। हाँ जी, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? इफ बोथ द वेरिएबल इन ए डाटा सेट आर वेरिंग इन द सेम डायरेक्शन देन कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। यानी कि हमारे पास टर्म क्या निकल कर आई है? टर्म निकल कर आई है कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन क्या होता है पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, आप क्या देखते हो अपनी नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ है, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे वेरिएबल देखते हो जिनमें क्या पाया जाता है? म्यूचुअल रिलेशनशिप पाया जाता है। आपकी डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे वेरिएबल हैं जिनके बीच में क्या पाया जाता है? म्यूचुअल आपसी संबंध पाया जाता है। ठीक है, अब आपके जो ये वेरिएबल हैं इट कैन बी ऑफ टू टाइप। ठीक है, फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड वन इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसमें पहले चेंज आता है, जिसमें पहले फर्स्टली चेंज आता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से चेंज आता है। तो हमारी नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ है उसमें बहुत सारे ऐसे वेरिएबल देखने को मिलते हैं जिनमें म्यूचुअल रिलेशनशिप पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल आप सभी के सामने है, प्राइस एंड क्वांटिटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हाइट एंड वेट। ये क्या है? हमारे ऐसे वेरिएबल हैं जिनके बीच में क्या पाया जाता है? म्यूचुअल रिलेशनशिप पाया जाता है। ठीक है, अब इसी म्यूचुअल रिलेशनशिप को मेजर करने की स्टैटिस्टिकल इसी म्यूचुअल रिलेशनशिप को मेजर करने की जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है वो कोरिलेशन कहलाती है। जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है वो क्या कहलाती है? कोरिलेशन कहलाती है। ठीक है, मैंने कहा कि आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनका आपस के अंदर म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब है आपसी संबंध पाया जाता है। ठीक है, जो ये वेरिएबल हैं दो प्रकार के हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसमें फर्स्टली चेंज आता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आने की वजह से जिस वेरिएबल में चेंज आता है उसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल है म्यूचुअल रिलेशनशिप दो वेरिएबल के बीच में पाए जाने के कारण, प्राइस क्वांटिटी, इनकम एक्सपेंडिचर, हाइट और वेट। अब इन्हीं रिलेशनशिप को मेजर करने की जो हमारे पास टेक्निक है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, वो क्या कहलाती है? कोरिलेशन कहलाती है। ठीक है, अब आपको होगी जी इनमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट कौन सा है? ठीक है, मैंने लिखा प्राइस क्वांटिटी 1 2 3 4। जस्ट ए सेकेंड होल्ड कर। हाँ जी, मैंने लिखा 1 2 3 4, 4 3 2 1। अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी में चेंज आता है। तो प्राइस यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्वांटिटी यहाँ पर क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है कोरिलेशन की। अब कोरिलेशन तो कई टाइप का हो सकता है भैया। ठीक है, कोरिलेशन कैसा हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, अब पॉजिटिव कोरिलेशन कौन सा होगा? जब दोनों के दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, अब सेम डायरेक्शन कैसी हो सकती है? सेम डायरेक्शन कैन बी इन द अपवर्ड फॉर्म और डाउनवर्ड फॉर्म। ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तब पॉजिटिव, जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तब नेगेटिव, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तब कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा मैं आपके सामने लिख दूं, एक होता है सिंपल कोरिलेशन। जब आप दो वेरिएबल की स्टडी करते हो, ओनली टू वेरिएबल आर स्टडीड, ओनली टू वेरिएबल, सिर्फ दो वेरिएबल की स्टडी कर रहे हो। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है।
ठीक है। चौथे नंबर पर आप लिखे पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है, पार्शियल कोरिलेशन में क्या आएगा, जब आप वेरिएबल तो दो से ज्यादा होते हैं, वेरिएबल दो से ज्यादा होते हैं, जैसे 3 वेरिएबल हैं फॉर एग्जांपल, पर तो स्टडी सिर्फ आप 2 की करते हो, स्टडी ओनली 2 की करते हो, वेरिएबल 2 से ज्यादा होते हैं, स्टडी आप सिर्फ 2 की करते हो, बाकी वेरिएबल को क्या मान लेते हो, कांस्टेंट मान लेते हो। तो ऐसे को हम लोग को कौन सा कोरिलेशन कहते हैं, पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, फिर एक एट लास्ट आता हमारा आता है मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, मल्टीपल में क्या होता है, 2 3 से ज्यादा वेरिएबल होते हैं। ठीक है, और सारे के सारे वेरिएबल क्या होते हैं, स्टडी किए जाते हैं। मतलब 3 से ज्यादा वेरिएबल हैं, 3 या 3 से ज्यादा वेरिएबल हैं, सारे के सारे वेरिएबल स्टडी किए जाते हैं, कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट नहीं माना जाता। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, मल्टीपल कोरिलेशन होता है। पॉजिटिव नेगेटिव, जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे पॉजिटिव, अपोजिट में जाएंगे नेगेटिव, 2 वेरिएबल की स्टडी की जाएगी ओनली की, तो सिंपल। वेरिएबल 2 से ज्यादा है, मतलब 3 वेरिएबल है, पर तो स्टडी सिर्फ 2 की कर रहे हो, बाकी को कांस्टेंट मान रहे हो, तो पार्शियल है। कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट नहीं मान रहे, वेरिएबल 2 से ज्यादा है, तब वो होगा मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, फिर आज आपको एक मैं बताता हूं, एक होता है लॉजिकल, एक होता है इलॉजिकल। ठीक है, ये भी कोरिलेशन होते हैं। लॉजिकल होते हैं जब वेरिएबल ऐसे हों जिनके बीच में रिलेशनशिप सही पाया जाता है, जैसे प्राइस एंड क्वांटिटी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, ये लॉजिकल वेरिएबल हैं जिनके बीच में रिलेशनशिप पाया जा सकता है। इलॉजिकल कौन से होते हैं, इलॉजिकल कोरिलेशन को हम लोगों ने एक नाम दे रखा है नॉनसेंस। जिन दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि भैया 1 साल में तो कार की प्रोडक्शन और 1 साल में बेबी बॉर्न, ठीक है, इनके बीच में कोई कोरिलेशन है, आप कहोगे जी बिल्कुल भी कोई कोरिलेशन नहीं है, कोई तालमेल नहीं है इनका, कार की सेल और बेबी बोर्न का इनका कोई भी क्या है, रिलेशनशिप नहीं है। तो ये कौन सा कोरिलेशन है, नॉनसेंस है। नॉनसेंस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है जी, ठीक है। और इसके बावजूद बाद हमसे क्या पूछ सकता है, इसके लिए हमसे पूछ सकता है बच्चों, इसकी वैल्यूज पूछ लेता है। ठीक है, वैल्यू में एक हमारा होता है परफेक्ट, परफेक्ट कोरिलेशन कैसा हो सकता है भैया, परफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, परफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, फिर आता है हाई डिग्री। ठीक है, हाई डिग्री भी पॉजिटिव हो सकता है 0.75 से 1। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला लगा लो और ये नेगेटिव वाला लगा लो। ठीक है, हाई डिग्री के बाद आता है मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट की वैल्यू थी 0.25 टू 0.75। ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, फिर आती है लो डिग्री। ठीक है, लो डिग्री में आता है 0 to 0.25। ठीक है, ये भी हमारा पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब सेंस ऑफ कोरिलेशन होता है जीरो को, अब सेंस ऑफ कोरिलेशन होगा आपका 0 वैल्यू। ठीक है जी, अब हमारा सवाल क्या है, ये हमारा सवाल है, अगर दोनों के दोनों वेरिएबल डाटा आर वेरिंग इन द सेम डायरेक्शन, कौन सा कोरिलेशन होता है बच्चों, पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, एक प्रकार हमारी रह गई ऊपर, वो भी बता देते हैं हम लोग आपको। ठीक है, एक होता है कर्वी लीनियर। ठीक है, एक होता है नॉन लीनियर। ठीक है, जब आपके दोनों वेरिएबल में सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो, जब आपके दोनों वेरिएबल में सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्वीलिनियर बोलते हैं। ठीक है, और जब दोनों वेरिएबल में सेम रेशो में चेंज ना हो, सॉरी, जब दोनों वेरिएबल में सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो, तब तो हम उसको बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन, तब हम उसको क्या बोलते हैं, लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, जब सेम प्रोपोर्शन में चेंज ना हो, उसको बोलते हैं नॉन लीनियर या फिर कर्वी लीनियर बोलते हैं। जो कोरिलेशन के दो प्रकार और हैं, एक लीनियर है एक नॉन लीनियर है। जब सेम प्रोपोर्शन में वेरिएबल में चेंज आता है,
सेम प्रोपोर्शन में चेंज आए तो वो लीनियर कोरिलेशन है, जब सेम प्रोपोर्शन में चेंज ना हो दो वेरिएबल में तो वो कर्वी लीनियर या फिर नॉन लीनियर है। ठीक है, ये भी एक कोरिलेशन का टाइप होता है। अगला सवाल इसी में है कि इफ द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल डजंट बियर ए कांस्टेंट रेशो, अब कांस्टेंट रेशो में चेंज नहीं है तब कौन से वाला कोरिलेशन होगा, तब आप कहेंगे जी नॉन लीनियर कोरिलेशन होगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि एक वेरिएबल में जितना चेंज आता है उतना दूसरे वेरिएबल में चेंज नहीं आता। इफ द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल डजंट बियर ए कांस्टेंट रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ चेंज इन अदर वेरिएबल, दोनों वेरिएबल में सेम प्रोपोर्शन में चेंज नहीं आता, तो कौन से वाला कोरिलेशन है, नॉन लीनियर कोरिलेशन है। हाँ जी, आगे आती हैं। अब कार्ल पियर्सन का आ गया, कार्ल पियर्सन के बारे में कहता है अजम्पशंस हैं कुछ। ठीक है, ये अजम्पशन कौन कौन सी हैं। ठीक है, वैसे तो इसकी तीन अजम्पशंस होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी तीन अजम्पशंस हैं वो मैं आपको यहां बता देता हूं। assumptions of Carl Pearson coefficient of correlation. Carl Pearson coefficient of correlation. First one is affected by large number of independent causes. ठीक है, सेकेंड है cause and effect relationship. तीसरी बात है लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, ये हमारे क्या है तीन इसकी जंक्शंस हैं। ठीक है, एक बात और क्लियर कर दूं मैं, वैसे तो कोरिलेशन में कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, कोरिलेशन में कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता दो वेरिएबल के बीच में। जो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताने का काम करता है वो रिग्रेशन करता है, परंतु ये कार्ल पियर्सन मान के चलता है, अजम्पशन का मतलब होता है मान्यताएं, ये मान के चलता है कि दो वेरिएबल में कैसा रिलेशनशिप होता है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है। पेपर में सवाल आपसे पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कोरिलेशन हैज द कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, नाम दे दे, कार्ल पियर्सन दे दे, एक्सपीरमैन दे दे, ठीक है, एक और दो नाम और कुछ दे दे आपको, तो आप क्या कहेंगे, कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या मान के चलता है कि दो वेरिएबल में कैसा रिलेशनशिप पाया जाता है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि हमारे सवाल में क्या पूछा। अब देखो कहते हैं देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप तो इसकी क्या है, अजम्पशंस है पड़ी। सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, भी कौन से वाली इसकी अजम्पशन नहीं है, कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की कौन से वाली अजम्पशन नहीं है। लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज द अजम्पशन ऑफ द कार्ल पियर्सन। देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्सेस अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आइटम इन द टू सीरीज। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी क्या है, ठीक है, ये भी क्या है, हमारी क्या क्या बोलते हैं उसको, अजम्पशंस है। ठीक है, तीसरा है था वेरिएबल अंडर स्टडी नीड नॉट टू बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो हमारी अजम्पशन है ही नहीं। तीसरी हमारी अजम्पशन क्या है, हमारी है भैया अफेक्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, कॉज एंड इफेक्ट और लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, तो हमारी कौन सी अजम्पशन नहीं है, कौन सी वाली अजम्पशन नहीं है भैया बताएंगे, तीसरी है या नहीं है बताइए। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीसरे वाली हमारी अजम्पशन नहीं है। हाँ जी, अब लेस्पियर्स इंडेक्स मेजर चेंजेस इन, ठीक है, अब ये जो हमारा इंडेक्स नंबर है,
ठीक है, अब सबसे पहले तो इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, इंडेक्स आप लोगों ने अगर टेक्स्ट पढ़ा हो तो उसमें एक शब्द आता है इंडेक्सिंग। ठीक है, इंडेक्सिंग को मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में बताया हुआ है पहले भी, कि पास्ट की वैल्यू को प्रेजेंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना। पास्ट की वैल्यू को प्रेजेंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, इंडेक्सिंग कहलाता है। जैसे मैं कहूं कि आप लोगों ने एक लैंड 2001 में खरीदी थी 1 लाख रुपए की, उस टाइम आपकी महंगाई का जो इंडेक्स था वो 100 था, और आज वो 2023 में वो लैंड आपने 10 लाख रुपए की बेच दी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले इस वैल्यू का, आज का जो आपका महंगाई का इंडेक्स है वो 700 है, पहले आप इस 700 के मुताबिक इस 1 लाख रुपए को कन्वर्ट करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, 1 लाख गुना 700/100। अब ये आज की करंट वैल्यू आ जाएगी उस 1 लाख रुपए की, ये आ गई 7 लाख रुपए। तो आप कहेंगे जी 10 लाख में बेच दी, 7 लाख की चीज है आज, तो कितना बेनिफिट हुआ, 3 लाख रुपए बेनिफिट हुआ। ये प्रोसेस हमारी कहलाती है इंडेक्सिंग। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर हमारा जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, वो क्या करता रहता है, टाइम टू टाइम इंडेक्स इशू करता रहता है। ठीक है, महंगाई क्या करता रहता है, इंडेक्स इश्यू करता रहता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पास्ट की वैल्यू को प्रेजेंट कन्वर्ट करके, ठीक है, एक्चुअल कंडीशंस क्या कर सके, निकाल सके, ये नहीं कि वैल्यूज को कंपैरिजन कर सके, पास्ट की वैल्यू को प्रेजेंट पे लाकर एक्चुअल वैल्यू क्या कर सके, पता लगा सके। यही हम लोग पढ़ते हैं किसके अंदर, इंडेक्स नंबर के अंदर। ठीक है, मेनली इसमें जो हमारा पूछा जा सकता है वो है इसके फॉर्मूला। ठीक है, इसमें याद रखने वाले हैं दो लोग हैं, एक तो है लेस्पियर। लेस्पियर का फॉर्मूला, चलो लेस्पियर का फॉर्मूला बताने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं। ठीक है, एक होता है बच्चों बेस ईयर प्राइस, उसको हम डिनोट करते हैं P0 से। एक होता है करंट ईयर प्राइस, उसको हम डिनोट करते हैं P1 से। एक होती है बेस ईयर क्वांटिटी, उसको हम डिनोट करते हैं Q0 से। एक होती है करंट ईयर क्वांटिटी, उसको हम डिनोट करते हैं Q1 से। ठीक है, तो इसमें जो लेस्पियर का फॉर्मूला है हमारा, वो होता है सिग्मा P1 Q0 बाय में P0 Q0 इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला है लेस्पियर का। सेकंड हमसे पूछ सकता है पाश्चे का फॉर्मूला, इसी का मित्र प्यारा है पाश्चे। उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ठीक है, अब आगे इससे फॉर्मूले बनते हैं और भी। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला इससे बनता है, तीसरे बंदे का नाम है भैया फिशर। अब आपसे पेपर में पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द आइडियल इंडेक्स नंबर। ठीक है, जो फिशर का इंडेक्स नंबर है उसको हम लोग आइडियल इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, आइडियल इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, आइडियल इंडेक्स नंबर। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो ऊपर वाला लास्ट से इंटू पास से उसका स्केयर रूट, इंटू में क्या कर देना है, 100 कर देना है। यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिग्मा P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू में सिग्मा P0 Q1 सारे का क्या बना देना है, स्केयर रूट, इंटू बाहर क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, ये बन गया फिशर का फॉर्मूला। चौथे नंबर पर फॉर्मूला आता है भैया डॉर्बिश का। डॉर्बिश एंड बाउले, ये दो होते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला था लास्टे प्लस पास्टे बाय 2। यानी कि हम लोग लिखें सिग्मा P1 Q0 प्लस P1 Q1
P0 Q1 सारे के होल ऑफ द बाय में 2 लगा दी तो हमारा किसका आ जाएगा, डॉर्बिश एंड बाउले का आ जाएगा। ठीक है, फिर पांचवा फॉर्मूला मैं लिखूं मार्शल का। मार्शल में सिर्फ लास्ट से प्लस पास से करना है, डिवाइड बाय 2 नहीं करना। नेक्स्ट वन लास्ट फॉर्मूला आता है इसमें हमारा, वो आता है कैली का। कैली का आता है P1 क्यू P0 क्यू सिग्मा P1 क्यू बाय में P0 क्यू इंटू 100। ये क्या है, हमारे 6 फॉर्मूले हैं किसके, इंडेक्स नंबर के। ठीक है, और इसका जो आंसर माना है, लेस्पियर इंडेक्स नंबर इंडेक्स मेजर चेंजेस इन ए फिक्स मार्केट बास्केट के अकॉर्डिंग जो इंडेक्स नंबर होता है उस चेंज को मानता है। लेस्पियर का जो इंडेक्स मेजर है वो चेंजेस इन ए फिक्स मार्केट बास्केट के चेंजेस को मानता है, ऐसा उन्होंने आंसर माना है। ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब एक चीज देखो, जितने भी हमारे ये अलाउंसेस वगैरह सेट किए जाते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पेपर में सवाल पूछा जाए कि बाजार में महंगाई के अकॉर्डिंग कौन से वाला इंडेक्स नंबर लिया जाता है, ठीक है, अलाउंसेस किस इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग सेट किए जाते हैं, ठीक है, बाजार में महंगाई मंदी किसके अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग चलती है, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को बेस मान के चलती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ही हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं हम लोग, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल का एग्जांपल कौन सा है। ठीक है, अब कंटिन्यूस जो वेरिएबल होते हैं हमारे, कि ये हम लोग स्टडी करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो कल मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया था, ठीक है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही ग्राफ था, ये वाला। ये जो हमारा ग्राफ हम लोगों ने कल बनाया था, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही ग्राफ था। ये हम लोगों ने जो बनाया था, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या था, ग्राफ था। तो जो कंटिन्यूस वेरिएबल है हम लोग स्टडी करने का काम करते हैं किसके अंदर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। जो कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं वो हमारे होते हैं हाइट, वेट, इंटेलिजेंसी। ये हमारे कौन से वेरिएबल होते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं। तो इनमें से हमारा जो कंटिन्यूस वेरिएबल है वो क्या है, हाइट हमारा क्या है, कंटिन्यूस वेरिएबल है। ठीक है जी, हाइट हमारी क्या है, कंटिन्यूस वेरिएबल है। हाइट के साथ वेट भी हो सकता था, ठीक है, वेट के साथ हमारा और क्या हो सकता था, इंटेलिजेंसी भी हो सकती थी। ठीक है जी, और थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में मैं आपको दूं। ठीक है, चलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जो डिस्कवर किया था, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कवर किया था अब्राहम डी मोविर ने। अब्राहम डी मोविर ने किया था 1733 में। ठीक है, परंतु इसको जाना जाता है, दूसरे रीडिस्कवर करने का काम किया था लेप्लेस एंड गोज ने। इसको खोजा था अब्राहम डी मोविर ने 1733 में, परंतु रीडिस्कवर किया था लेप्लेस एंड गोज ने। इसी वजह से इसको गोजियन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, गोजियन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जाना जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही हमारा ग्राफ था। इस ग्राफ को हम लोगों ने नाम दिया है बेल शेप्ड। इफ दिस इज बेल शेप्ड देन इट इज सिमेट्रिकल। अगर ये सिमेट्रिकल है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का परफेक्ट ग्राफ है ये, इसमें कोई भी विंग बल नहीं है। चलो जी, आगे आता है when the class intervals are so fixed that the upper limit of one class is the lower limit of the next class। ठीक है, अब हमारी तीन तरह की सीरीज होती है बच्चों। पहली हमारी सीरीज होती है इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, एक हमारी होती है डिस्क्रीट सीरीज,
एक हमारी होती है कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में आपको पता है ओनली क्या गिवन होता है, एक्स गिवन होता है। ठीक है, डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है और एक्स भी गिवन होता है हमारा। जो कंटिन्यूस सीरीज है बच्चों, वो हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है एक्सक्लूसिव, ठीक है, एक होती है इंक्लूसिव। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब पहले पार्ट की अपर लिमिट दूसरे की लोअर लिमिट बन जाती है, जब पहले पार्ट की अपर लिमिट दूसरे की क्या बन जाती है, लोअर लिमिट बन जाती है, ठीक है, तब वो सीरीज होती है एक्सक्लूसिव सीरीज। जब पहले पार्ट की अपर लिमिट दूसरे की लोअर लिमिट नहीं बनती, तो वो कौन सी सीरीज होती है, इंक्लूसिव सीरीज होती है। तो यहां पर क्या कहता है, व्हेन द क्लास इंटरवल आर सो फिक्स दैट द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज द लोअर लिमिट ऑफ अनदर क्लास। तो यानी कि किसकी बात कर रहा है, कि पहले क्लास की जो अपर लिमिट है, ठीक है, पहले ये अपर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट होती है, पहले की अपर लिमिट दूसरे की लोअर लिमिट बन रही है, तो कौन से वाली सीरीज की बात कर रहा है, एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मीडियन कितना होता है, मीडियन तो 50% होता है। ठीक है, हम लोग कल बात कर चुके थे, हमारा 50%, 25% की बात करता है, क्या होती है हमारा 75% की बात करता है। ठीक है, मीडियन हमारा 50% की बात करता है। ठीक है, हाँ जी, काई स्क्वेयर क्या है। ठीक है, काई स्क्वेयर कौन सा टेस्ट है, पैरामीट्रिक या नॉन पैरामीट्रिक। ठीक है, इसके लिए पहले मैं आपको पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक का हम डिफरेंस थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं। हाँ जी, क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है दूसरे वाली। ओके, हाँ जी, पैरामीट्रिक टेस्ट कौन सा होता है। ठीक है, पैरामीट्रिक इज ए टेस्ट इन विच पैरामीटर आर एज्यूम्ड, जिसमें पैरामीटर जो है वो एज्यूम किए जाते हैं और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पता होता है। जैसे कहता है टू कैलकुलेट द सेंट्रल टेंडेंसी ए मीन वैल्यू इज यूज्ड, हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए मीन वैल्यू यूज करते हैं। These tests are common and this makes performing research pretty straightforward without consuming much time. No assumptions are made in the non-parametric test. पैरामीट्रिक टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, मतलब अजम्पशन बनाते हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पता होता है, परंतु नो अजम्पशंस आर मेड इन द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। इट मेजर विद द हेल्प ऑफ द मीडियन वैल्यू। जो पैरामीट्रिक टेस्ट था वो मीन वैल्यू, सेंट्रल टेंडेंसी में मीन वैल्यू यूज करते हैं, और जो हमारा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मीडियन वैल्यू यूज करते हैं। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के एग्जांपल कौन से हैं, क्रुस्कल वैलिस, मैन विटनी और काफी सारे टेस्ट हैं। ठीक है, अब इसमें नीचे हमें दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है। ठीक है, अजम्पशन पैरामीट्रिक में अजम्पशन बनाई जाती है, नॉन पैरामीट्रिक में अजम्पशन नहीं बनाई जाती। वैल्यू फॉर सेंट्रल टेंडेंसी, पैरामीट्रिक में मीन यूज करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक में मीडियन यूज करते हैं। कोरिलेशन, जो हमारा पैरामीट्रिक है इसमें पियर्सन का कोरिलेशन यूज होता है, नॉन पैरामीट्रिक में स्पीयरमैन का। जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पैरामीट्रिक, और नॉन पैरामीट्रिक आर्बिट्रेटरी प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पॉपुलेशन अभी अपन ने पढ़ा था, पॉपुलेशन की नॉलेज होनी जरूरी है पैरामीट्रिक में, यहाँ पर पॉपुलेशन की नॉलेज होनी नॉन पैरामीट्रिक में जरूरी नहीं है। इसको यूज किया जाता है इंटरवल डाटा निकालने के लिए, जो पैरामीट्रिक है। नॉन पैरामीट्रिक नॉमिनल डाटा निकालने के लिए किया जाता है। एप्लीकेशन, एप्लीकेबल टू वेरिएबल्स, ये एट्रीब्यूट पर। अब पेपर में सवाल पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज एप्लीकेबल ऑन एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट होता है गुण जिसको मेजर नहीं किया जा सकता,
ठीक है, तो वहां नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगेगा। एग्जाम्पल टी टेस्ट, जेड टेस्ट, मैन विटनी, क्रुस्कल वैल्यूज। ठीक है, ये क्या है हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, पैरामीट्रिक के। पैरामीट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें आप लोग अजम्पशन बना के चलते हो। जैसे जेड टेस्ट, आपने अगर मेरी जेड टेस्ट की वीडियो आप देखोगे जाकर हाइपोथेसिस वाली, तो उस समय आप लोग क्या करते हो, पहले हाइपोथेसिस सेट करते हो। हाइपोथेसिस सेट करने का मतलब है कि पहले अजम्पशन क्रिएट करते हो। जैसे अजम्पशन क्रिएट करने को हम लोग बोले कि हम नल हाइपोथेसिस सेट करते हैं कि सैंपल के मीन और पॉपुलेशन के मीन में कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये हमारी अजम्पशन है। ये हम पैरामीट्रिक टेस्ट में अजम्पशन मानकर चलते हैं, जबकि नॉन पैरामीट्रिक में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब हमारा जो सीधा सा आंसर आप लोगों ने देना है वो ये देना है कि जो हमारा ये टेस्ट है काई स्क्वायर, ये पैरामीट्रिक है या फिर नॉन पैरामीट्रिक है। तो आप लोग आंसर देकर आएंगे कि ये कौन सा टेस्ट में है, ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट माना गया है। ठीक है, अब काई स्क्वायर टेस्ट की कुछ विशेषताएं भी होती हैं मे भी। ठीक है, क्या फीचर्स होते हैं काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में, अगर पेपर में आपसे सवाल पूछा जाए, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, आपने क्या ध्यान रखना है इसकी कुछ, अगर लिखा हो नॉन पैरामीट्रिक कौन सा है तो भी काई स्क्वायर का नाम चिपका दोगे। गुडनेस ऑफ फिट की बात कौन करता है तो भी काई स्क्वायर चिपका दोगे। टेस्ट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स की बात कौन करता है तो भी आप आंसर दे दोगे, काई स्क्वायर दे दोगे। ठीक है, अगला है टेस्टिंग ऑफ द वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन, टेस्टिंग ऑफ द वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन की बात कौन करता है, तब भी आप किसका नाम चिपका दोगे, काई स्क्वायर का नाम चिपका दोगे। ठीक है, नॉन पैरामीट्रिक की बात करें, गुडनेस ऑफ फिट की बात करें, टेस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स की बात करें, टेस्ट ऑफ वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन की बात करें, तब आप किसका नाम चिपका कर आओगे, आप कहोगे जी इसका आंसर क्या है, काई स्क्वायर है। ठीक है जी, हाँ जी। नेक्स्ट और आखिरी सवाल है हमारा ये स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, थोड़ी सी स्क्रीन, हाँ जी। डैश इज यूज्ड टू फाइंड आउट वेदर द टू सैंपल मे बी रिगार्डेड as drawn from the normal population having the same variance। ठीक है, चलो इसका आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, बताओ मेरे को, कमेंट करो इसका आंसर सारे के सारे। करें अपनी तरफ से आंसर कमेंट करने का प्रयास करें। हाँ जी, आंसर कमेंट करें। हाँ जी, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, का स्क्वायर। ठीक है, जो टी टेस्ट है हमारा ये स्मॉल सैंपल टेस्ट है। ठीक है, व्हेन सैंपल साइज इक्वल टू और लेस देन, ठीक है, यानी कि ये वाला लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, सैंपल साइज जब आपका इक्वल टू और लेस देन क्या हो, 30 हो, तब आपका वो कौन सा टेस्ट होता है, स्मॉल सैंपल टेस्ट होता है। ठीक है, स्मॉल सैंपल टेस्ट कौन सा है हमारा, टी टेस्ट है। ठीक है, अब टी टेस्ट की एक खास बात और क्या होती है, यहां पर जो आपका पॉपुलेशन का एसडी है, जो पॉपुलेशन का एसडी है वो नॉट नोन, पता नहीं होता। ठीक है, सैंपल साइज लेस देन 30 होता है, लेस देन और इक्वल टू 30 होता है। ठीक है, और इसको स्मॉल सैंपल टेस्ट कहते हैं। यहां पर पॉपुलेशन का जो एसडी होता है वो पता नहीं होता है। जो जेड टेस्ट होता है, जेड टेस्ट हमारा क्या होता है, लार्ज सैंपल टेस्ट होता है। जेड टेस्ट हमारा लार्ज सैंपल टेस्ट होता है।
जेड टेस्ट हमारा लार्ज सैंपल टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें सैंपल साइज क्या होता है, ग्रेटर देन 30 होता है, ठीक है। सैंपल साइज हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन 30 होता है। और खास बात क्या है, यहाँ पर पॉपुलेशन का एसडी पता होता है। पॉपुलेशन का एसडी क्या होता है, नोन होता है। काई स्क्वायर के बारे में अपन ने अभी चर्चा की है, ठीक है। तो बचता क्या है हमारा, एफ टेस्ट बचता है। एफ टेस्ट के बारे में सिर्फ एक बात ये ध्यान रख लेना कि एफ टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड आउट वेदर द टू सैंपल्स में बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन हैविंग द सेम वेरिएंस। यानी कि दो जो आपने सैंपल उठाए हैं नॉर्मल पॉपुलेशन से, उनका वेरिएंस अगर समान है तो वो कौन सा टेस्ट लगेगा उसके ऊपर, एफ टेस्ट लगेगा। कौन सा टेस्ट लगेगा, एफ टेस्ट लगेगा, ठीक है। चलिए एक सवाल मैं आपसे कर देता हूं। एक होता है एनोवा, इसकी फुल फॉर्म बता दो मेरे को, एनोवा की फुल फॉर्म बता दीजिए। टाइप कर दीजिए भाई फटाफट। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। वेरी गुड, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है जी। हाँ जी, ये था हमारा सेकंड पार्ट, ठीक है। पंजाब पीजीटी के जो हमारे स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन थे, ये हमारा सेकंड पार्ट था उसका, जो पंजाब पीजीटी लास्ट ईयर हुआ था, ठीक है वो। हाँ जी, ये